यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों, ये शब्द आपने कुछ दिनों से बहुत बार सुना होगा। ये वो कोड है जो इन दिनों बहुत चर्चे में है और जिसको लेकर देश में कई गुट बने हुए हैं। प्रोपेगेंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। भारत के मुसलमानों के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं और हम किसी भी हाल में अपने इन चीजों को खोने को तैयार नहीं है। खुद कह रहा हूँ, अब तो लागू कर नहीं पाएंगे, लेकिन और हम इसकी मुखालफत भी करेंगे। के बाद बस हुकूमत कर लीजिए, उन कामों में दखल मत दीजिए जो रफ के काम है। जी हाँ, कई लोग चाहते हैं कि ये देश में लागू हो, तो वहीं कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं। इसके जरिए हर किसी के पास एक जैसे अधिकार होंगे और फिर भी सरकार आज तक इसको लागू नहीं कर पाई है। चलिए आज हम आपको बताते हैं आखिर ये है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों इस कोड का विरोध हर जगह हो रहा है और इसके बन जाने से देश पर क्या असर पड़ेगा। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम। दूसरे शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान। साथ ही सभी धार्मिक समुदाय यानी कि रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने के नियम एक ही होंगे। बता दें कि इसमें धर्म, संप्रदाय, जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों, भारत में फिलहाल धर्म के आधार पर इन मसलों पर अलग अलग कानून हैं। हिंदुओं, मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए भारत में प्रॉपर्टी, शादी और तलाक के कानून अलग अलग हैं। अलग अलग धर्मों के लोग अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं, लेकिन इस कानून के लागू होने से धर्मों के लिए जो पर्सनल लॉ बने हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे। ये पर्सनल लॉ भी बटे हुए हैं। बता दें कि मुस्लिम, ईसाई और पारसियों का अपना अपना पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। जैसे दोस्तों, आज के समय में पर्सनल लॉ के चलते मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन वही बात अगर हिंदू पुरुषों की करें तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना अपराध माना जाता है। ऐसे में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडिया में लागू किया जाता है तो एक ही कानून बन जाएगा, जिसे दोनों धर्मों को मानना भी पड़ेगा। दोस्तों, फिलहाल ये मुद्दा देश में गर्म है। कुछ लोग इसे लागू करवाना चाहते हैं तो कुछ लोग नहीं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब ये मुद्दा देश में छिड़ा हो। इससे पहले कई बार ये मुद्दा देश में उठ चुका है। जी हाँ, भारत में संविधान सभा 23 नवंबर 1948 में भी इस बात पर खूब बहस हुई थी। इस वक्त भी कुछ लोग इसे लागू करवाने के पक्ष में थे। उस समय मोहम्मद इस्माइल, नजीरुद्दीन अहमद, महबूब अली बेग साहिब बहादुर, हुसैन इमाम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े आर्टिकल में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया था। इन लोगों का कहना था कि सिविल मामलों में हर शख्स को अपने धर्म के मुताबिक बिहेव करने की छूट होनी चाहिए। किसी भी क्लास और कम्युनिटी के लोगों को अपना निजी कानून छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। तो वहीं इसके पक्ष में भी कई लोग थे। के.एम. मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने यूनिफॉर्म कोड के पक्ष में ही दलीलें दी थी। इसके साथ ही दोस्तों, संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में थे। उस समय अम्बेडकर का तर्क था कि देश में महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिहाज से धार्मिक आधार पर बने नियमों में सुधार बेहद जरूरी है। उनका मानना था कि आजाद भारत में महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के लिए समान नागरिक संहिता बेहद जरूरी है। लेकिन फिर दोस्तों, मुस्लिम नेताओं के भारी विरोध के कारण देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समान नागरिक संहिता पर आगे नहीं बढ़े। हालांकि 1954 से 55 में भारी विरोध के बावजूद वो हिंदू कोड बिल लेकर आए। बता दें कि इसके बाद हिंदू विवाह कानून 1955, द हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956, द हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण कानून 1956 और हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता कानून 1956, द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट लागू हुए। इससे हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदायों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे नियम संसद में बने कानून से तय होने लगे। लेकिन मुस्लिम, ईसाई और पारसियों को अपने अपने धार्मिक कानून के हिसाब से शादी, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मुद्दे को तय करने की छूट बरकरार रही और जिस छूट को अब खत्म करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की मांग की जा रही है, जिससे कि पूरे देश के लोगों को एक जैसे ही अधिकार मिले। दोस्तों, इस कोड का जिक्र तो हमारे संविधान में भी है। दोस्तों, आपको बता दें कि संविधान के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया गया है। संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को शामिल किया गया है। जी हाँ, इसी हिस्से का आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब संविधान में इसका जिक्र है ही तो आजादी के बाद इस पर कोई कानून क्यों नहीं बना। दरअसल संविधान इस कानून के साथ ही संविधान के भाग 3 में देश के हर नागरिक के लिए मूल अधिकार की व्यवस्था
व्यवस्था की गई है जिसे लागू करना सरकार के लिए जरूरी है। दरअसल देश के हर नागरिक के मूल अधिकारों की रक्षा करना तो सरकार के लिए बाध्यकारी यानी कि बाइंडिंग है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो वो लोकतंत्र के आदर्श में माना जाता है, जिसे कि हासिल करने के लिए सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ, ऐसे में सरकार इसे जबरदस्ती लागू नहीं कर सकती। यही वजह है कि बढ़ते विरोधों के चलते और इस कानून के चलते आज तक भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बन पाया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इस कानून के बनने का आज भी कई लोग विरोध कर रहे हैं, खास करके मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम समुदाय यूसीसी को धार्मिक मामलों में दखल मान रहे हैं। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत शरीयत के आधार पर मुस्लिमों के लिए कानून तय होते हैं। इसका विरोध करने वाले मुस्लिम धर्म गुरुओं का मानना है कि यूसीसी की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि शरीयत में महिलाओं को संरक्षण मिला हुआ है, इसके लिए अलग से किसी कानून को बनाए जाने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम धर्म गुरुओं को यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए मुसलमानों पर हिंदू रीति रिवाज थोपने की कोशिश किए जाने का शक है। बढ़ते विरोध के चलते ही इंडिया में आज तक ये कानून लागू नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों इंडिया कोई पहला ऐसा देश नहीं है जो कि इस कानून को लागू करना चाहता है, बल्कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर पहले से ही ये कानून बना हुआ है। जी हाँ, इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, अमेरिका, आयरलैंड जैसे देश शामिल हैं। वहीं दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये कानून सिर्फ अलग अलग देशों में ही है, बल्कि भारत का ही एक राज्य ऐसा है जहां पर ये कानून लागू किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। वहां हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सहित सभी धर्म और जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है। इस कानून के तहत गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार होगा। इसके अलावा पेरेंट्स को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होगा, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं। गोवा में मुस्लिमों को 4 शादियां करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, जबकि कुछ शर्तों के साथ हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट दी गई है। ऐसे में दोस्तों इस कानून के बनने नहीं बनने पर लगातार संशय ही बना हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर ये कानून आया तो इससे देश के लोगों पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों इस कानून के लागू होने से देश के कई समुदायों पर असर पड़ेगा, न सिर्फ मुस्लिम लोगों पर बल्कि कई हिंदुओं पर भी। जी हाँ, ना तो मुस्लिम पुरुष 4 शादियां कर पाएंगे, वहीं इस कोड के लागू होने से दक्षिण भारत के हिंदुओं पर भी असर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दक्षिण भारत में रिश्तेदारों के बीच शादियां हो सकती हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने से जैसे मुस्लिम अपने कजिन्स के शादी नहीं कर पाएंगे, वैसे ही दक्षिण भारत के ये हिंदू परिवार भी ऐसी शादी नहीं कर पाएंगे। यूसीसी इन सभी रिवाजों को खत्म कर देगा। ऐसे में दोनों ही समुदायों पर असर पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में सिर्फ 3.2% लोग ही अपने कजिन्स के साथ शादी करते हैं। वहीं तमिलनाडु में करीब 26% लोग ऐसा करते हैं। 2015 से 16 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु में 10.5% महिलाएं अपने पिता की साइड से फर्स्ट कजन से, 13.2% अपनी मां की साइड के फर्स्ट कजन से और 3.5% महिलाएं अपने अंकल से शादी करती हैं। वहीं दोस्तों इस कोड के लागू होने के बाद इसका सबसे ज्यादा असर अनुसूचित जनजातियों यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर पड़ेगा। जी हाँ, ये लोग आमतौर पर मुख्य धारा के समाज से अलग थलग रहते हैं। इन लोगों का अपना एक अलग समाज होता है और इनके रीति रिवाज के साथ साथ इनके कायदे कानून भी अलग होते हैं और ये लोग उसे ही मानते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। आपको बता दें कि इनकी आदिमता यानी कि प्रिमिटिवनेस, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, सामाजिक शैक्षिक एक्टिविटीज और आर्थिक पिछड़ापन इन्हें अन्य जाति समूह से अलग करते हैं। आम बोलचाल में इन्हें आदिवासी कहते हैं। आपको बता दें कि देश में 705 आदिवासी समुदाय हैं जो देश में एसटी के रूप में लिस्टेड हैं। इनकी आबादी 10.43 करोड़ के करीब है। यह देश की कुल आबादी का 8% से ज्यादा है। दोस्तों दरअसल कई आदिवासी समुदायों में एक पुरुष एक साथ एक से ज्यादा महिलाओं से शादी या फिर एक महिला की एक से ज्यादा पुरुषों से शादी हो सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें वहां पर शादियों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता। जी हाँ, ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से यह प्रथा खत्म हो सकती है और ऐसा पहले हुआ भी है। इसलिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद 2016 में ही अपने रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। वहीं आपको बताते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये जनजाति आबादी काफी ज्यादा है। इन्हीं वजहों से पूर्वोत्तर के राज्यों में यूसीसी का बड़े स्तर पर विरोध हो सकता है। इस तरह से दोस्तों आगे आने वाले समय में अगर यूसीसी लागू होता है तो इससे बहुत से लोगों की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। दोस्तों क्या लगता है आपको कि यह भारत में लागू होना चाहिए? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें।